अब हम अध्ययन करेंगे 11वीं बायोलॉजी के अंतर्गत किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा एक जगत का नाम है। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में किंगडम मोनेरा प्रथम जगत है, जिसके अंतर्गत विशेष रूप से बैक्टीरिया आते हैं, एक्टिनोमाइसीटीज आते हैं, माइकोप्लाज्मा आते हैं और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। तो हम लोग जब अध्ययन कर रहे थे तो आर्की बैक्टीरिया तक अध्ययन कर लिए हैं। ठीक है जी। आर्की बैक्टीरिया मतलब आद्य जीवाणु। इनको कहना चाहिए लिविंग फॉसिल माना गया है। क्या माना गया है? लिविंग फॉसिल। उदाहरण है मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस एक बैक्टीरिया है जिसको लिविंग फॉसिल माना गया है। ठीक है। तो अब हम लोग अध्ययन करेंगे एक्टिनोमाइसीटीज। आप लोग एक्टिनोमाइसीटीज का नाम सुने होंगे। जब एंटीबायोटिक्स बनाते हैं तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक एंटीबायोटिक्स किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं। तो उत्तर मिलता है एक्टिनोमाइसीटीज। यदि कहना चाहिए चारों ऑप्शन में केवल जीवाणु रहेगा, चारों ऑप्शन में क्या रहेगा? जीवाणु रहेगा। तो आप लोग बेसिलस जीवाणु को याद रखेंगे। जो छड़ाकार जीवाणु होते हैं बेसिलस। और यदि ऑप्शन में बैक्टीरिया है, कवक है, एक्टिनोमाइसीटीज है, अन्य है, तो सबसे प्रायिकता किसको देंगे? एक्टिनोमाइसीटीज को। एक्टिनोमाइसीटीज भी किसके अंतर्गत आते हैं? किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। ये फिलामेंटस जीवाणु है, ये तंतुवत जीवाणु है जो कवक माइसिलियम के समान होता है। मतलब जो कवक होते हैं ना, जो माइसिलियम बनाते हैं, कवक जाल बनाते हैं, तो इनकी आकार किसके समान होते हैं? कवक माइसिलियम के समान होते हैं। और ये भी कहना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये भी किंगडम मोनेरा के अंतर्गत ही आते हैं। क्लियर? आगे है जीवाणुओं का महत्व। जैसे कि हमारे मन में कई बार आता है जीवाणु, वायरस, सूक्ष्मजीवी, इनके नाम लेते ही हमारे मन में ये उत्पन्न होता है कि ये हमारे लिए क्या है? ये हानिकारक है। लेकिन ऐसा नहीं है। जीवाणुओं का कहना चाहिए 50% प्रजाति हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और 50% हानि भी होते हैं। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, एक मेडिसिन ले लेते हैं, पैरासीटामोल या फिर कोई भी एंटीबायोटिक्स। यदि कहना चाहिए मेडिसिन का हम लोग यदि कम मात्रा में या फिर जो डॉक्टर द्वारा बताए गए जितनी मात्रा लेते हैं, तब वो हमारे शरीर के लिए क्या है? वह लाभदायक है। और यदि कहना चाहिए डॉक्टर द्वारा जितनी मात्रा बताए गए हैं उनसे हम लोग यदि कहना चाहिए बहुत ज़्यादा ले लेते हैं जल्दी ठीक होने के चक्कर में, या फिर डॉक्टर कहना चाहिए 15 दिन का लिखे हैं, हम लोग बाद में कहना चाहिए सेल्फ मेडिकेटेड करते हैं और 1 माह का ले आते हैं, 2 माह का ले आते हैं, तब वह मेडिसिन हमारे शरीर के लिए क्या बन जाते हैं? पॉइजन बन जाते हैं, टॉक्सिन बन जाते हैं और शरीर के लिए हानिकारक हो जाते हैं। शरीर में रिएक्शन भी हो जाते हैं। ठीक है। मतलब किसी भी मेडिसिन को, किसी भी फूड मटेरियल को यदि हम लोग कहना चाहिए सीमित मात्रा में उपयोग में लाते हैं तब वह मेडिसिन है। और यदि उनको असीमित मात्रा में उपयोग करेंगे तो शरीर के लिए टॉक्सिन या फिर पॉइजन बन जाते हैं। तो उसी प्रकार से कहना चाहिए जो बैक्टीरिया होते हैं कुछ लाभदायक भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं? हानिकारक भी होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखते हैं लाभ को, महत्व को। एग्रीकल्चर में मतलब भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में आप सबको पता होगा कि जो वायुमंडल होते हैं, वायुमंडल में कहना चाहिए 78% 78% नाइट्रोजन होते हैं, 21% ऑक्सीजन होते हैं, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और कुछ अन्य अक्रिय गैस एवं कुछ अन्य गैस होते हैं। क्लियर? तो वायुमंडल में 78% तो नाइट्रोजन है, किंतु पौधे उसे नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते हैं। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन होते हैं उसको पहले अमोनियम या फिर अमोनिया में चेंज करते हैं, NH3 या फिर NH4 में, उसके बाद NO2 में, उसके बाद NO3 में, और इस NO3 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रेट बोलते हैं।
तो पौधे कहना चाहिए नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर या फिर दलहनी पादपों के जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, मूल ग्रंथिकाएँ होती है, उसमें कहना चाहिए क्या पाए जाते हैं, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये जो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होते हैं, जिनको हम लोग नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर या फिर नाइट्रीफिकेंस बैक्टीरिया बोल सकते हैं, ये कहना चाहिए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ जीवाणु भूमि की उर्वरा शक्ति को क्या करते हैं, बढ़ाने का कार्य करते हैं। क्लियर। राइजोबियम तो सबको पता है, क्योंकि ये कहना चाहिए दाल देने वाले पौधे के जड़ में सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं, सिम्बायोसिस के रूप में पाए जाते हैं, और उस रूट नोड्यूल्स में रहकर नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति को क्या करते हैं, बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से एक और बैक्टीरिया है एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर ये स्वतंत्र रूप से भूमि में पाए जाते हैं, एक पॉलीमिक्सा भी होते हैं। एजेटोबैक्टर, पॉलीमिक्सा, ये सब कहना चाहिए जीवाणु है जो सहजीवी के रूप में नहीं पाए जाते हैं, ये भूमि में स्वतंत्र रूप से फ्री लिविंग पाए जाते हैं, और ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करते हैं। क्लियर। अन्य महत्व देखते हैं डेयरी में, मतलब दूध में। दूध में कहना चाहिए कई बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनमें एक बैक्टीरिया का नाम होता है बैक्टीरियम लैक्टेसी। बैक्टीरियम लैक्टेसी ये बैक्टीरिया कहना चाहिए दूध में पाए जाने वाले जो लैक्टोज शर्करा होते हैं, दूध में पाए जाने वाले जो लैक्टोज शर्करा होते हैं, उस लैक्टोज शर्करा का क्या करते हैं, किण्वन करते हैं, मतलब फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन एक प्रकार से अनाक्षी श्वसन होता है। ठीक है जी, जिसमें कहना चाहिए जो ग्लूकोज होते हैं, जो शर्करा होते हैं, उनको फर्मेंटेशन करके एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देते हैं। तो उसी प्रकार से दूध में कहना चाहिए बैक्टीरियम लैक्टेसी नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अन्य भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया दूध में पाए जाने वाले जो लैक्टोज शर्करा, लैक्टोज शर्करा मतलब एक प्रकार से ओलिगोसेकेराइड होते हैं। ठीक है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज ये सब ओलिगोसेकेराइड होते हैं। ठीक है, तो ये जो लैक्टोज शर्करा होते हैं उनका फर्मेंटेशन करते हैं, और इनको फर्मेंटेशन करने के बाद लैक्टिक एसिड बना देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं, लैक्टिक एसिड में। जो लैक्टोज होते हैं उनका कहना चाहिए ये जो बैक्टीरिया होते हैं फर्मेंटेशन करते हैं और उसको लैक्टिक एसिड में चेंज कर देते हैं, जिसके कारण जो दूध होता है क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है, जिससे दूध से दही बनने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है, या फिर इसके कारण दूध आगे चलकर दही में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, दूध में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है जो दूध को दही में चेंज करती है, तो बैक्टीरियम लैक्टेसी। यहाँ से भी एक और क्वेश्चन आते हैं, दूध की अपेक्षा दही को अच्छा पोषण माना जाता है क्योंकि इसमें विटामिन B12 पाए जाते हैं और अन्य कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। मतलब दूध से अच्छा दही को माना जाता है क्योंकि दही में विटामिन B12 तथा कुछ कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्लियर। पाश्चरीकरण, पाश्चरीकरण का अर्थ होता है, मान लो कहना चाहिए दूध है, उस दूध को कहना चाहिए हम लोग कम टेम्परेचर में आधे घंटे तक उबालते हैं, तब दूध का क्या हो जाता है, पाश्चरीकरण हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं घरों में, यदि दूध को हम लोग कहना चाहिए जो सुबह कहना चाहिए दूध मिला है, या फिर हम लोग जो खरीदे हैं, या फिर घर का ही दूध है, यदि हम कहना चाहिए उनको रात्रि में पीना चाहते हैं, तो यदि उसको हम लोग हल्के टेम्परेचर में आधे घंटे तक नहीं उबालेंगे तो दूध शाम तक क्या हो जाएगा, 2-4 घंटों में खट्टा हो जाएगा। मतलब दूध दही में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि दूध में क्या पाई जाती है, बैक्टीरियम लैक्टेसी एवं अन्य बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, तो यदि हमको दूध को दही नहीं बनाना है, दूध को हमको खट्टा नहीं करना है, तो दूध को कहना चाहिए हम लोग हल्के टेम्परेचर में, कम तापमान में आधे घंटे तक क्या करते हैं, उसको उबालते हैं, गर्म करते हैं। तो इसी क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, पाश्चरीकरण। और पाश्चरीकरण करने से दूध में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो बैक्टीरिया की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। दूध में पाए जाने वाले बैक्टीरिया की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, जिसके कारण दूध खट्टा नहीं हो पाता है। क्लियर।
आगे है इंडस्ट्रीकरण, मतलब औद्योगिकीकरण। सूक्ष्मजीवी के अंतर्गत बैक्टीरिया भी आते हैं। तो बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसीट्स, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, ये सब किंगडम मोनेरा है। इसको छोड़ देते हैं किंगडम मोनेरा को, तो कुछ प्रोटोजोआ होते हैं और कुछ कवक होते हैं, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्मजीवी होते हैं। इन सूक्ष्मजीवों की सहायता से ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन में काम आते हैं, औद्योगिकीकरण में काम आते हैं। मतलब इनकी सहायता से विभिन्न प्रकार के मेडिसिन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इनका विस्तृत अध्ययन जानना है, सूक्ष्मजीवियों का महत्व इंडस्ट्रीकरण में। तो आप 12वीं में कहना चाहिए एक चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव। मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब हमारे कल्याण में सूक्ष्मजीवों की भूमिका। वहाँ पर इसका आप लोग विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि जो सूक्ष्मजीवी होते हैं ये हाउस होल्ड में भी काम आते हैं, घरेलू उत्पाद में भी काम आते हैं। मतलब दही बनाने में, मक्खन बनाने में, मटर बना मतलब पनीर बनाने में, मतलब चीज़ बनाने में, योगर्ट बनाने में, ब्रेड बनाने में, इडली डोसा ये सब बनाने में, विभिन्न प्रकार के मेडिसिन बनाने में, सीवेज कंट्रोल में मतलब वाहित मल उपचार में ये सब काम आते हैं। बायोगैस में काम आते हैं। इसके अतिरिक्त बायो फर्टिलाइज़र पे काम आते हैं, बायो पेस्टिसाइड्स में काम आते हैं। तो जो सूक्ष्म जीवियों की जो भूमिका होती है मानव कल्याण में, इसका कहना चाहिए 12वीं में एक बड़ी सी चैप्टर है। वहाँ पर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसका अध्ययन कर सकते हैं। क्लियर। मनुष्य के सहजीवी ई कोलाई एक सबसे महत्वपूर्ण बैक्टीरिया होता है। जितना भी जेनेटिक्स में जो रिसर्च हुआ है, सबसे अधिक ई कोलाई नामक बैक्टीरिया में ही रिसर्च हुआ है। और ये ई कोलाई नामक बैक्टीरिया कहाँ पाई जाती है? हमारे आंत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हमारे इंटेस्टाइन में पाई जाती है। और ये हानिकारक नहीं होती है। क्लियर। और ये कहना चाहिए विटामिन भी ये मुक्त करते रहते हैं। तो ई कोलाई हमारे लिए क्या होती है? लाभदायक होती है। क्लियर। मेडिसिन में आजकल जीवाणु, एक्टिनोमाइसीट्स और कवक, इन सब की सहायता से बहुतायत में क्या बनाया जा रहा है? एंटीबायोटिक्स बनाया जा रहा है। एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक। आजकल हम लोग कोई भी मेडिसिन दुकान में जाते हैं, कोई भी मेडिकल दुकान में जाते हैं, तो मेडिकल दुकान में जितना भी मेडिसिन होता है उनका 75% मेडिसिन क्या होता है? एंटीबायोटिक्स होता है। क्या होता है? एंटीबायोटिक्स होता है। तो एंटीबायोटिक्स या फिर प्रतिजैविक क्या होता है? इनका एक परिभाषा होता है। एंटीबायोटिक्स एक रासायनिक पदार्थ है। एंटीबायोटिक क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है जिसे विभिन्न सूक्ष्मजीवियों द्वारा सूक्ष्मजीवियों को ही नष्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब एंटीबायोटिक एक रासायनिक पदार्थ है जिनका निर्माण किससे किया जाएगा? सूक्ष्मजीवियों से किया जाएगा। और किसको नष्ट करने के लिए बनाया जाता है? सूक्ष्मजीवी को ही नष्ट करने के लिए बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि टाइफाइड। टाइफाइड रोग उत्पन्न किससे होता है? सल्मोनेला टाइफी से। सल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है। तो सल्मोनेला टाइफी से ही कहना चाहिए एक एंटीबायोटिक से बनाया जाएगा। सल्मोनेला टाइफी से ही क्या बनाया जाएगा? एक एंटीबायोटिक से बनाया जाएगा। और सल्मोनेला टाइफी को ही नष्ट करने के लिए इसको बनाया जाता है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि लोहे को ही क्या करता है? काटने का कार्य करता है। विश्व का प्रथम एंटीबायोटिक से किसको माना जाता है? पेनिसिलिन। विश्व का प्रथम एंटीबायोटिक से पेनिसिलिन को माना जाता है। इनका निर्माण 1928 में पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से इसको बनाया गया था। और बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 1928 में पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से एक पेनिसिलिन कहना चाहिए एंटीबायोटिक से बनाया था। और इसका उपयोग पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक को ही नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आजकल अधिकांश जो एंटीबायोटिक्स है या तो बैक्टीरिया से, या फिर एक्टिनोमाइसीट्स, या फिर कवक, या फिर अन्य सूक्ष्म जीवियों से।
ठीक है जी। तो हम लोग सोचते हैं कि सूक्ष्म जीवी है, ये रोग उत्पन्न करते हैं, लेकिन आज वर्तमान में 7,000 से अधिक एंटीबायोटिक्स बनाए जा चुके हैं, जिनकी सहायता से विभिन्न रोगों का क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। ये सस्ते से उच्च दर, मतलब एंटीबायोटिक का मूल्य किसी का 5 रुपये भी रहेगा, 2 रुपये भी रहेगा, 10 रुपये भी रहेगा, और किसी एंटीबायोटिक्स का मूल्य 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3, 4, 5 लाख तक भी होते हैं। इतना ये महत्वपूर्ण होते हैं। क्लियर। आगे है हानि, जल का प्रदूषण, वाइब्रियो कॉलरी मतलब कॉलरा रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया, मतलब हैजा रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया, सल्मोनेला टाइफी मतलब टाइफाइड उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया, ये जल को क्या करते हैं, ये प्रदूषित करते हैं। इसी कारण जो टाइफाइड होते हैं, इसी कारण जो हैजा होते हैं, प्रदूषित जल के कारण फैलते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रदूषित जल को सेवन करते हैं तो उनको क्या हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है या फिर हैजा हो जाता है। हैजा मतलब बार बार दस्त का जाना, इतने बार दस्त का जाना कि शरीर में क्या हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, निर्जलीकरण हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्लियर। आगे है माइकोप्लाज्मा साइनोबैक्टीरिया। यहाँ से कभी कभी नीट में क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है जी। माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटा जीव कहा जाता है, इसे जीवाणु से भी छोटा माना जाता है, और इसको शॉर्टकट PPLO कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है PPLO किसको कहा जाता है, तो PPLO माइकोप्लाज्मा को ही कहा जाता है। इसे कहना चाहिए सामान्य नाम उद्यान के जोकर भी कहते हैं। ठीक है जी। ये पेनिसिलिन के प्रति मतलब एंटीबायोटिक्स के प्रति क्या होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स के प्रति क्या होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं, किंतु ये संवेदनशील नहीं होते हैं। क्लियर। ये एलिमेंट्री सेल बॉडी द्वारा प्रजनन करते हैं, इसको भी एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था। इनमें से कौन से जीव है जो एलिमेंट्री सेल बॉडीज़ द्वारा प्रजनन करते हैं, तो इसको याद रख लेंगे। जो माइकोप्लाज्मा होते हैं एलिमेंट्री सेल बॉडी द्वारा क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। और याद रखेंगे माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, जबकि किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकान की बनी हुई क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। नाग भी होते हैं, नाम भी होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं, और इनकी विशेषता होती है कि ये कहना चाहिए पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। लेकिन माइकोप्लाज्मा में याद रखेंगे सेल वॉल कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्लियर। ये लेग्यूम मतलब दाल देने वाले पौधे में ये एक रोग उत्पन्न करते हैं, जिसको कहना चाहिए कवक कुर्चिका कहते हैं। ये लेग्यूम मतलब दाल देने वाले जो पौधों का ये कुल है, उसको लेग्यूम कहा जाता है। इसमें कहना चाहिए एक रोग उत्पन्न करते हैं। कई बार माइकोप्लाज्मा से स्त्रियों में कहना चाहिए पेट दर्द होता है, जिससे कहना चाहिए कई बार गर्भ गिरने की शिकायत होती है। मतलब माइकोप्लाज्मा यदि किसी गर्भवती महिला में संक्रमित हो जाती है, ठीक है, तो उनके जो गर्भ होती है उनके गिरने की क्या होती है, शिकायत होती है, ये माइकोप्लाज्मा के कारण। क्लियर। आगे है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कहना चाहिए बैक्टीरिया का ही एक रूप है, उसका अपर रूप कह सकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ये ग्राम नेगेटिव प्रकाश संश्लेषणी हैं। बैक्टीरिया मान लो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्राम पॉजिटिव और एक होते हैं ग्राम नेगेटिव। पॉजिटिव उसको कहा गया है यदि कहना चाहिए उनको स्टेनिंग किया जाता है कुछ रंजक की सहायता से, तब वे बैक्टीरिया मान लो पर्पल कलर के हो जाते हैं, तब उस बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव कहा जाता है। और यदि पर्पल कलर के नहीं होते हैं तब उसको ग्राम नेगेटिव कहा जाता है। तो ये साइनोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होते हैं और प्रकाश संश्लेषणी होते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन का निर्माण कर सकते हैं। इसे अनेक वनस्पति शास्त्री क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कौन नील हरित शैवाल है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो उत्तर में रहता है नॉस्टॉक और एनाबिना। नॉस्टॉक और एनाबिना दोनों साइनोबैक्टीरिया है और दोनों नील हरित शैवाल कहलाते हैं।
क्योंकि कहना चाहिए इसमें कुछ पिगमेंट्स पाई जाती है, फाइकोसाइनिन और फाइकोएरेथ्रिन। फाइकोसाइनिन और फाइकोएरेथ्रिन नामक पिगमेंट्स पाई जाती है, जिसके कारण ये कहना चाहिए नीला या फिर हरा या फिर नील हरित दिखाई देते हैं, जिसके कारण इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। क्लियर। इनके एक और विशेषता है, इनमें केंद्रक और केंद्रिका नहीं पाई जाती है। जीवाणु में केंद्रक पाए जाते हैं, केंद्रिका पाए जाते हैं, लेकिन उसमें केंद्रकी झिल्ली नहीं पाए जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं, जिनके कारण बैक्टीरिया के जो न्यूक्लियस होते हैं उसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियाइड। लेकिन कहने चाहिए साइनोबैक्टीरिया में केंद्रक और केंद्रिका, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस नहीं पाई जाती है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होता है। वैसे बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन द्वारा होता है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन। लेकिन याद रख लेंगे साइनोबैक्टीरिया में केंद्रक और केंद्रिका नहीं पाई जाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होता है, और इसको अनेक वनस्पति शास्त्री क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल कहते हैं। माइकोप्लाज्मा में याद रख लेंगे सबसे छोटे जीव होते हैं, पीपीएलओ कहा जाता है, और वो एलिमेंट्री सेल बॉडी द्वारा प्रजनन करते हैं और उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्लियर। साइनोबैक्टीरिया में फाइकोसाइनिन और फाइकोएरेथ्रिन नामक पिगमेंट्स पाई जाती है। फाइकोसाइनिन और फाइकोएरेथ्रिन, फाइकोसाइनिन के कारण नीला कलर और फाइकोएरेथ्रिन के कारण लाल कलर का ये होता है, और इसका उदाहरण होता है नॉन-स्टॉक और एनाबिना। नॉन-स्टॉक और एनाबिना ये दोनों साइनोबैक्टीरिया है, और ये दोनों क्या कार्य करते हैं, नाइट्रिफिकेशन मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, और भूमि की उर्वरा शक्ति को क्या करते हैं, बढ़ाने का कार्य करते हैं। जो नॉन-स्टॉक होते हैं इनका हम लोग मान लो चित्र देखेंगे तो उनके हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ये भी एक बार आया था, मतलब नॉन-स्टॉक के किस आर्गन में, नॉन-स्टॉक के किस आर्गन में किस आर्गन में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ठीक है, तो उत्तर में होता है नॉन-स्टॉक में एक हेट्रोसिस्ट नामक एक आर्गन होती है, उसी आर्गन में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य होता है। क्लियर। एनाबिना ये भी एक साइनोबैक्टीरिया है। ये एजोला नामक जो फ्लोटिंग प्लांट्स होता है, एजोला नामक एक तैरने वाले पौधे होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स एजोला, उसके पत्तियों की गुहा में पाई जाती है, जिसके कारण कहा जाता है एजोला एनाबिनी। एजोला एनाबिनी या एजोला एनाबिना, मतलब एनाबिना एक क्या है, एक साइनोबैक्टीरिया है जो एजोला नामक जो फ्लोटिंग फर्न होती है, तैरने वाले जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों की गुहा में पाई जाती है, और दोनों सिम्बायोसिस के रूप में पाई जाती है, सहजीवी के रूप में पाई जाती है। जिस प्रकार से दाल देने वाले पौधे और राइजोबियम, जिस प्रकार से माइकोराइजा कवक मूल सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं, उसी प्रकार से एजोला और एनाबिनी दोनों के बीच में क्या होती है, सिम्बायोसिस होती है। क्लियर। और ये नॉन-स्टॉक और एनाबिनी या एनाबिना ये कहना चाहिए ब्लू ग्रीन एल्गी है, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति को क्या करते हैं, बढ़ाने का कार्य करते हैं। क्लियर। ये साइनोबैक्टीरिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर एक टेबल देखते हैं, जीवाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग। क्लियर। तो जो जीवाणु से होने वाले रोग है इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा, या फिर आप लोग कोई ट्रिक बना लेंगे। आजकल कहना चाहिए बहुत स्टूडेंट हैं जो ट्रिक बनाते हैं। ठीक है जी, एक लंबी शब्द में ट्रिक बनाते हैं और एक ही लाइन में कहना चाहिए सभी का उत्तर मिल जाता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप ट्रिक बनाते हैं कि कैसे याद करते हैं। लेकिन जीवाणु से जो होने वाले रोग है, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप 11वीं में हो, चाहे 12वीं में हो, चाहे बीएससी में हो, चाहे एमएससी में हो, ठीक है, आपको इन सब को जानना ही पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी और मेडिकल, बायोलॉजी और नीट दोनों का एक दूसरे से गहरा संबंध होता है। क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट ही क्या बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। तो बायोलॉजी और मेडिकल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और यदि आप कहना चाहिए बायोलॉजी लेकर पढ़ रहे हैं और बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, कृमि से होने वाले रोग,
या फिर जो अन्य रोग है उसके बारे में नहीं जानते हैं तो आपका जो विषय ज्ञान क्या है, अधूरा है। क्लियर? तो इस टेबल की सहायता से आप लोग इसको याद करेंगे। ठीक है जी, देखते हैं कुछ। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इनसे एक रोग होता है उसको कहा जाता है ट्यूबरकुलोसिस। शॉर्टकट कहा जाता है टीबी, शॉर्टकट इसको कहा जाता है टीबी। जब हम लोग कहना चाहिए बचपन में बोलते थे कि किसी किसी व्यक्ति को उस समय शिकायत मिलते थे कि टीबी हो गया है, तो घर वाले बोलते थे कि जो ज़्यादा टीवी देखते हैं उसको कौन सा रोग हो जाता है, टीबी रोग हो जाता है। मतलब बच्चों को डराते थे कि आप ज़्यादा टीवी मत देखो और पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। ठीक है, बाद में पता चला कि जो टीबी होता है ये ट्यूबरकुलोसिस रोग है, जो क्या होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक बैक्टीरिया से होती है। इनका मुख्य लक्षण होता है लगातार खांसी का होना। इसके लिए BCG का टीका आ गया है। BCG, बेसिलस कालमेट गुरिन, बेसिलस कालमेट गुरिन, BCG का वैक्सीन आ गया है। इसको कहना चाहिए कोई भी चाइल्ड पैदा होते हैं तो पैदा होने के 1 माह के अंतर्गत कहना चाहिए इसका वैक्सीन लगाना होता है। फिर ये वैक्सीन कहना चाहिए, ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होती है उनके कहना चाहिए विरुद्ध में कार्य करते हैं और उस चाइल्ड को कहना चाहिए आगे चलकर कभी भी टीबी रोग नहीं होता है। ठीक है जी, ये हमारे ज़माने में कहना चाहिए ये वैक्सीन नहीं आया था। ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, इनसे बच्चों में निमोनिया रोग हो जाता है। बच्चों में क्या हो जाता है, निमोनिया, मतलब एक प्रकार से बहुत अधिक एलर्जी और सर्दी है। जब किसी चाइल्ड को, अधिकांश कहना चाहिए बच्चों में ही होता है, बहुत अधिक सर्दी हो गया है, बहुत अधिक सर्दी हो गया है, पूरी कहना चाहिए नॉस्ट्रिल जाम हो गया है, यहाँ तक कि सीने में भी दर्द होगा, क्योंकि सीने में भी कहना चाहिए सर्दी क्या हो जाती है, जम जाती है, पानी क्या हो जाती है, जम जाती है। कई बार जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें जम जाती है, कई बार कहना चाहिए अपने जो सिर होती है, जो स्कल होते हैं उसमें भी जम जाते हैं, तो सिर दर्द भी होता है। डिप्लोकोकस निमोनी मतलब निमोनिया, आजकल ये थोड़ा सा कम हो गए हैं। ठीक है जी, आगे है पास्चुरेला पेस्टिस, इनसे कहना चाहिए प्लेग होता है। प्लेग कहना चाहिए इस रोग को फैलाने का कार्य जो गिलहरी वगैरह होते हैं, चूहे वगैरह होते हैं, ये सब फैलाते हैं। पास्चुरेला पेस्टिस एक बैक्टीरिया है, इनसे कहना चाहिए प्लेग होता है। ये आजकल ये रोग उन्मूलन की ओर है। निसेरिया गोनोरियाई, निसेरिया गोनोरी भी कहा जाता है या फिर गोनोरियाई, इनसे कहना चाहिए गोनोरिया होता है। ये एक एसटीडी रोग होता है। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ मतलब किसी नर को है या किसी मादा को है, दोनों में से एक को है। तो यदि कहना चाहिए नर यदि मादा के साथ, यदि मादा किसी नर के साथ सेक्सुअल करते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये संक्रमित कर देते हैं। तो ऐसे रोग को कहा जाता है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। इसके अंतर्गत एड्स भी होती है, एसटीडी, हिपेटाइटिस भी होती है, ट्राइकोमोनियासिस भी होती है। ट्राइकोमोनियासिस एक प्रोटोजोआ के कारण होती है, महिलाओं के कहना चाहिए वेजाइना में होती है, योनि में होती है, ट्राइकोमोनियासिस। क्लियर? अगला है ट्रिपेनोसोमा या ट्रिपेनोसोम पेलिडम, ट्रिपेनोसोम पेलिडम, यह भी एक बैक्टीरिया का नाम है। इनसे कहना चाहिए सिफिलिस होती है। ये भी कहना चाहिए जनन अंगों में होने वाला रोग है और ये भी एसटीडी रोग है, मतलब नर की सहायता से मादा में या फिर मादा की सहायता से नर में क्या होती है, ये संक्रमित होती है, फैलती है। ट्रैकोमैटिस, ट्रैकोमैटिस, इनसे एक रोग होता है क्लेमाइडिया, ये भी एक एसटीडी रोग है। इनका उल्लेख पुस्तकों में कम मिलता है। ये उल्लेख कहने से आपका एनसीईआरटी बुक में दिया रहता है। ट्रैकोमैटिस एक बैक्टीरिया है, इनसे क्लेमाइडिया नामक डिसीज़ होता है और ये भी एक एसटीडी रोग है। जो सामान्य पुस्तक होते हैं उस पुस्तक में इसका उल्लेख जनरली तौर पर नहीं होता है। क्लियर? माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इनसे कहना चाहिए लिप्रोसी रोग होता है, कुष्ठ रोग होता है, मतलब त्वचा में कहना चाहिए कुछ धब्बे बन जाते हैं,
दर्द रहित, प्रारंभ में दर्द रहित होते हैं, लेकिन जब बढ़ते जाते हैं प्रभावी होते हैं तो वहाँ पर कहना चाहिए घाव बन जाते हैं और गल कर जो त्वचा होते हैं गिरने लगते हैं। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये रोग आजकल उन्मूलन की ओर है। ठीक है जी। ज़ैंथोमोनास साइट्री, ये पादप में साइट्रस कैंकर रोग उत्पन्न करते हैं। नींबू के जो पौधे होते हैं उसमें साइट्रस कैंकर रोग उत्पन्न करते हैं। नींबू के जो पौधे होती हैं उनकी पत्तियों में कुछ धब्बे धब्बे बन जाते हैं। ज़ैंथोमोनास ओराइजी, ज़ैंथोमोनास ओराइजी ये भी बैक्टीरिया है। ये धान का कहना चाहिए ब्लाइट रोग, मतलब जो जीवाणु होते हैं केवल मानव या फिर एनिमल में रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, ये कहना चाहिए पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मवेशी में भी रोग उत्पन्न करते हैं। क्लियर। सल्मोनेला टाइफी, इनसे तो सभी परिचित हैं। सल्मोनेला टाइफी, इनसे कहना चाहिए सभी परिचित हैं। ठीक है जी। इनसे कहना चाहिए टाइफाइड रोग होता है। इनसे क्या होता है? टाइफाइड। इनमें कहना चाहिए ज्वर आती है, मतलब बुखार। वाइब्रियो कॉलरी, इनसे कहने चाहिए कॉलरा होता है। कॉलरा मतलब हैजा, बार बार दस्त का होना। एक ही रात में या फिर 12 घंटे में 15 से 20 बार दस्त जाना, जिनके कारण शरीर में कहना चाहिए वाटर की कमी हो जाती है और निर्जलीकरण की क्रिया होती है और व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्लियर। बेसिलस कोलाई, बेसिलस कोलाई, इनसे कहना चाहिए डायरिया हो जाता है, अतिसार, पतले दस्त ये भी है। ई कोलाई, जनरली तौर पर ये हानिकारक नहीं होते हैं, जनरली तौर पर ये हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन कई बार ये कहना चाहिए छोटी आंत की तरफ आ जाती है। बड़ी आंत से कहना चाहिए ये छोटी आंत की तरफ आ जाती है, जिसके कारण ये कहना चाहिए हमारे जो जठर होती है, अमाशय होती है, उनमें एक रोग हो जाता है। ठीक है जी, जिसको जठरांत्र शोथ कहा जाता है। जठर मतलब अमाशय, मतलब आंत से ये अमाशय की तरफ आ जाती है और जनरली तौर पर ये कहना चाहिए आंत में रहती है तो रोग उत्पन्न नहीं करती है, बल्कि ये विटामिन B12 को उत्पन्न करती है। बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस, इनसे कहना चाहिए उपिंग कॉक, काली खांसी। टीबी में भी खांसी और उपिंग का काली खांसी में भी खांसी, लेकिन काली खांसी में बहुत ज़्यादा खांसी होती है। ये बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। एक आप लोग वैक्सीन सुने होंगे DPT, DPT, डी मतलब डिप्थेरिया, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं तीनों। डी मतलब डिप्थेरिया, पी मतलब पर्ट्यूसिस, पी मतलब पर्ट्यूसिस मतलब काली खांसी। टी मतलब टिटनेस, टी मतलब टिटनेस, क्योंकि टिटनेस भी किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण ही होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, नीचे में लिखा गया है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, मतलब इनसे होता है टिटनेस। और डी भी कहना चाहिए डिप्थेरिया, ये सब बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। तो DPT 3 रोगों का वैक्सीन है। ये बहुत ही कहना चाहिए पॉपुलर वैक्सीन है, जिसके कारण ही जो कहना चाहिए डिप्थेरिया है और टिटनेस है और उपिंग काग, ये तीनों ही रोग क्या है? उन्मूलन की ओर है। स्यूडोमोनास सोलेनेसीरम, स्यूडोमोनास सोलेनेसीरम, इनसे कहना चाहिए आलू में एक रोग हो जाता है, आलू का विल्ट रोग, आलू का विल्ट रोग। इसके कारण जो आलू होती है उसमें कहना चाहिए कुछ हरे हरे हो जाते हैं या फिर उसमें कुछ रोग हो जाते हैं। ये भी कहना चाहिए यूरोप में एक बार फैला था। तो ये हो गया आप लोगों का जीवाणु से होने वाले रोग। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो किंगडम मोनेरा है, जो सेकंड चैप्टर है 11वीं बायोलॉजी का, वो यहीं पर क्या होता है? समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे, अगले चैप्टर का नाम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है प्रोटोजोआ का। इसका मेन कैरेक्टर होता है, ये किंगडम मोनेरा के समान एक कोशिकी होते हैं। किंगडम मोनेरा भी एक कोशिकी और प्रोटिस्टा भी एक कोशिकी, लेकिन किंगडम मोनेरा क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका, और प्रोटिस्टा क्या होते हैं? यूकैरियोटिक। तो 5 जगत में कहना चाहिए प्रोटिस्टा क्या होता है?
सेकंड जगत होता है। तो इसी का हम लोग अगले दिन अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही।